सबसे पहले ये समझिए कि एक्सेल पे काम करने के लिए आपके पास एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके लैपटॉप में, वो होना चाहिए एक्सेल 2021। इससे नीचे अब नहीं है अभी, ठीक है। और ऊपर कोई भी वर्जन चलेगा। अगर किसी के पास मैक है तो उसमें एक्सेल 365 इंस्टॉल होगा, ठीक है। उसमें नॉर्मल एक्सेल आप नहीं डाल पाएंगे। एक्सेल 2021 होना चाहिए या फिर एक्सेल 365। इसके नीचे का वर्जन किसी के पास ना हो, उसे चेंज करें, चेंज करवाएं किसी से भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ये जो एक्सेल होता है हमारे पास, टेक्निकली इसको वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है, तुरंत अपना वो सॉल्यूशन ले लेना, मांग लेना, पूछ लेना कुछ भी करके। इसके अंदर काम करने के लिए आपको मिलेंगी शीट्स, ठीक है। एक्सेल को हम एक्सेल नहीं बोल के क्या बोलते हैं, वर्कबुक, वर्कबुक बोलते हैं। इस पे जिस पे काम किया जाता है ना, जो पेज, जैसे आपके पास किताब होती है, आप किताब पे काम थोड़ी ना करते हो, नोटबुक पे काम थोड़ी ना, इसके पेजेस पे काम करते हो। अपने नोट्स किस पे लिखते हो, पेजेस के ऊपर लिखते हो। और इस पूरी चीज को आप क्या बोलते हो, नोटबुक बोलते हो। इसी तरीके से एक्सेल को एक्सेल नहीं बोल के वर्कबुक बोला जाता है। और इसके ऊपर जिस पे आप काम करते हो डाटा शीट के ऊपर, उसको शीट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शीट्स, एक्सेल शीट बोल सकते हैं आप, या फिर शीट बोल सकते हैं, या फिर स्प्रेड शीट। तीन नामों से किसी से भी पुकार सकते हैं। एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं, उसके कुछ मेन कारण। सबसे पहला कारण, डेटा एंट्री में एक्सेल यूज होता है। कहीं पर भी डेटा एंट्री का कोई काम होगा, वहाँ एक्सेल की रिक्वायरमेंट होगी। अभी जैसे मैंने आपकी भी अटेंडेंस मार्क करी है, कोई डाटा एंटर करता हूँ तो एक्सेल में करते हैं। रिसेप्शन पे भी यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपकी एंट्री एक्सेल की किसी शीट में करते हैं वो। दूसरा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सेल की हेल्प से बहुत आसान हो जाता है। अगर आप बैंक में जाते हैं, कोई लोन वगैरह निकालते हैं, तो आप कब कॉपी पेन लेके उस लोन की ईएमआई की किस्तें निकालेंगे, एक्सेल है ना आपके पास, सीधा फॉर्मूला लगाओगे, निकाल के दे देगा आपकी ईएमआई कितनी बनी, कितनी नहीं बनी। तीसरा मेन पॉइंट, टू एनालाइज द लार्ज डेटा। जब आपके पास डेटा बड़ा होता है और उसमें से किसी की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होती है या देखनी होती है, तो उस डाटा को ना तो हम नोट पैड में डाल के देख सकते हैं, ना किसी पावर पॉइंट में डाल के देख सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है एक्सेल। आप उस डाटा को एक्सेल में डाल के, एक्सेल के पास बहुत सारे फीचर होते हैं जो आपको उसकी रिपोर्ट बनाने में, उसको एनालाइज करने में मदद करते हैं। तो एक्सेल की हेल्प से हम बड़े डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, साथ में रिपोर्ट भी बना सकते हैं अच्छी खासी, ठीक है। नेक्स्ट, इट मेक आवर वर्क इजी ड्यू टू इट्स पावरफुल फार्मूला। एक्सेल के पास होते हैं पावरफुल फार्मूले, यानी इसके पास फार्मूले का भंडार होता है, जो हमारे दिनचर्या के जितने भी काम होते हैं, डेली टू डेली वर्क के, वो बड़ी आसानी से कर देता है। सिर्फ फार्मूला आपको पुट करना है, फार्मूला कैसे काम करना है वो समझने की जरूरत ही नहीं है। सीधा बस ये पता होना चाहिए, प्लग इन प्लग आउट। जैसे आपके घर में अंधेरा हो गया, रोशनी जलानी है, तो अब हमें बल्ब का आविष्कार थोड़ी ना करना है कि बिजली कैसे आएगी, रोशनी कैसे पैदा होती है। मार्केट में गए, बल्ब लाए, होल्डर में लगाया, चल गया, है ना। तो एक्सेल क्या करता है, हमको बने बनाए रेडीमेड फॉर्मूले दे देता है। हमको सिर्फ वो फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए कि इस काम को करने के लिए ये फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, इसको हमें क्या क्या डाटा देना होता है, क्या क्या इनपुट देना होता है, हमारा काम हो जाता है। इस पे काम करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर डालना होगा वो होगा एमएस ऑफिस। इसका मिनिमम वर्जन आता है 2013 और मैक्सिमम 2022 तक। तो मैं आप सभी को रिकमेंडेड करूंगा कम से कम 2021 सेटअप सबके पास होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम है। आप किसी की मजबूरी है नहीं है तो 2013 पे भी काम कर सकता है, लेकिन काफ़ी सारे फंक्शन जो आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे तो वो चलेंगे नहीं आपके एक्सेल में, वर्क नहीं करेंगे वो। नेक्स्ट आता है हाउ टू स्टार्ट योर एक्सेल। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आप सीधा स्टार्ट बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा एक्सेल, और एक्सेल को टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेल दिख जाएगा। इसको सिंपली आपको क्लिक करना है और ये स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से कुछ पैनल आपको दिखता है। उसके बाद आपको यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है, ये आपके एक्सेल को स्टार्ट करके आपको दे देगा। अगर आपको ये पता करना है कि ये कौन सा एक्सेल है, 2015 है, 16 है, 19 है, कौन सा एक्सेल है, उसके लिए आपको जाना है फाइल पे। ये फाइल मेन्यू होता है, इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट। अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेल का वर्जन दिख जाएगा, और आपका ये प्रोडक्ट पायरेसी है या ट्रायल वर्जन पे चल रहा है वो यहाँ दिखेगा। अभी क्या लिख रहा है यहाँ पर, एक्टिवेटेड, मतलब ये ट्रायल वर्जन पे नहीं है, ओके है मेरा। ऐसे ही आप अपने लैपटॉप में डलवाते हैं या देखते हैं तो यहाँ पे देख भी सकते हैं,
ठीक है, किस किस के सिस्टम में जो एक्सेल है वो पायरेटेड है, ट्रायल वर्जन है, एक्टिवेटेड है कि नहीं है, वो लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। तो ये एक्टिवेटेड है, और ये कौन सा वर्जन है, 2021। और इसके ऊपर भी अगर चलते हैं तो हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, किस में, 365 में। तो किसी के लैपटॉप में 365 है तो वो इसका भी अपग्रेड वर्जन होता है। फाइनल, इसका भी अपग्रेड वर्जन क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। अब हम इसके इंटरफेस की बात करेंगे। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं यूआई। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। आप जैसे ही मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, मैं आप लोगों से नाम लूंगा, आप मुझे बताना कि किस पे शॉपिंग करना आपको ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के नाम है फ्लिपकार्ट, अमेजोन और नापतोल। बताओ किस पे शॉपिंग करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्लिपकार्ट, कईयों का अमेजोन है। इसके पीछे की मेन वजह क्या है, देखो कई लोगों को ऐसे ऐसी एप्लीकेशन भी होते हैं जिसका इंटरफेस ही समझ नहीं आता। कई लोग तो उलझ के रह जाते हैं, कहाँ से लॉगिन करना है, कहाँ पे कहाँ जाना है, प्रोडक्ट कैसे सर्च होंगे, जो प्रोडक्ट मैंने कल खरीदा था वो कहाँ मिलेगा, अपने बैंक अकाउंट को कहाँ पे कनेक्ट करें, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो जो आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो उसका जो इंटरफेस आपको दिखता है, जो डिज़ाइन आपको दिखता है, उसी को बोलते हैं इंटरफेस। आप अमेजोन को खोलते हो तो अमेजोन का इंटरफेस अलग है, और फ्लिपकार्ट को खोलते हो तो फ्लिपकार्ट का अलग है। अमेजोन का वॉलेट देखने का तरीका अलग होगा, पता नहीं किस ऑप्शन में, और फ्लिपकार्ट में वॉलेट देखने का तरीका अलग होगा, उनका इंटरफेस अलग है। तो ये जो आप एक्सेल खोल के यहाँ पे देख रहे हो, ये यूआई है। यूजर जब काम करेगा एक्सेल पे तो उसकी इंटरेक्शन इस वाले इंटरफेस से होगी, इसी के ऊपर काम होता है। तो हमें इनके सारे टेक्निकली नाम पता होने चाहिए पहले तो मैं यहाँ पर टेक्निकली एक एक करके सबके नाम बताऊंगा, फिर रैंडमली आप लोगों में से पूछूंगा। तो आपकी पढ़ाई अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। टारगेट पे सभी रहेंगे, किसी से भी पूछ सकता हूँ क्लास के अंदर में कि भाई अभी मैंने इसका नाम बताया था, तो इसका नाम क्या है, फाइनल। तो वहाँ पे ना मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल ऐसे मत करना, सर पहली क्लास है फलाना ठिकाना, अभी कैसे आ जाएगा, अरे इससे मेरे को, मैं तो तुम पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने के बाद पूछ रहा हूँ ना, तो आपको कोशिश करना है बताने का, नहीं बताया तो नहीं बताया, वो आपकी कॉल है। वॉट इट। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं वो आके अलग से बोलते हैं मेरे को कि सर आप ना अकेले में पूछ लिया करो, सबके सामने मत पूछा करो, थोड़ा इंसल्ट फील होता है। तो यार अकेले में पढ़ो ना, फिर 1 to 1। अब सबके सामने पढ़ रहे हो, आप सबके साथ पढ़ रहे हो, तो सबके सामने ही पूछा जाएगा ना आप लोगों से, सीधी सी बात है। या मेरे को पर्सनली एक मेल डाल देना, सर माय नेम इज दिस और मेरी आईडी है, आप मेरे से प्लीज सवाल ना करें, क्योंकि कईयों को फोबिया होता है, इसको फोबिया बोलते हैं। क्लास में कईयों को फोबिया हो जाता है कि आपको क्लास में खड़ा हो, वो इंसल्ट फील हो जाती है उनको, और उसको फोबिया बोलते हैं। बहुत तगड़ा होता है फोबिया, वो क्लास में आना बंद करता है, ऑनलाइन लग जाता है फिर क्लास लेना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ फोबिया। तो इससे पहले तो बाहर निकलो, जॉब कैसे करोगे बाहर, हाँ? आपकी जब मीटिंग होगी, कहीं मैनेजमेंट में मीटिंग होगी, वहाँ पर सुनने को मिल गया तो क्या करोगे, रेजिग्नेशन फेंक के आ जाओगे मुझ पे, हैं, घर कैसे चलेगा। अरे सब जगह होना है आपके साथ, यहाँ नहीं तो वहाँ होना है, होना ही होना है। किसी के अंडर काम करते हो ना, तो कोई भी बंदा जब काम लेगा तो कुछ काम गलत हो गया तो वो बोलेगा भी आपको, तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होता है। तो अभी क्लास में आप हो, फ्रेंड्स हो, हम उम्र हो, एक जैसे हो सारे के सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जब काम करते हैं तो वहाँ पे एचआर भी होते हैं, बड़े लेवल के लोग भी होते हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोग भी होते हैं। तो सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आती है, अपने से ऊपर के सामने कोई डांट मारता है नहीं दिक्कत आएगी, अपने से नीचे वाले के सामने आपको डांट लग गई ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। हमेशा याद रखने का, ठीक है। तो ये तो भैया खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओपन रहना पड़ेगा, तो इसमें कोई झिझक नहीं है। फिर भी किसी को लगे तो मेरा नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, अभी जब ग्रुप शेयर होगा मेरे को पर्सनली पूरी डिटेल डाल देना, मेरे को पता लग जाएगा, मैं उससे कभी नहीं पूछूंगा सवाल, ठीक है। मेरा क्या है कि कई बार गलत बोलते हैं तो मैं थोड़ा हड़का देता हूँ, तो थोड़ा ये आप बोल देना, मैं नहीं हड़काऊंगा, थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि बच्चा थोड़ा ट्रैक पे आ जाए, वरना वो पढ़ता नहीं है बिल्कुल ही। आप, मैंने आपसे सवाल करा, आपने बिल्कुल भी नहीं बताया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, तो आप इग्नोर कर दोगे। थोड़ा सा कहना पड़ता है क्या, पढ़ना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो ये रहता है। और आपके जो भी गार्जियंस यहाँ पर आते हैं आप लोगों का एडमिशन कराने के लिए, और आपका अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो मैं रैंडमली कभी भी आपके गार्जियन से बात करूंगा। बात समझ में आ रहा है मेरा, आप लोग ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रैंडमली ही आपकी परफॉर्मेंस लगातार ही खराब है, किसी काम के नहीं हो, कुछ कर ही नहीं रहो, तो आपके गार्जियंस को बताना जरूरी है। कल को वो तो यहाँ खड़े हो जाएंगे ना आके, बच्चे ने 6 महीने किया, इसका जॉब तो लगता ही नहीं है ना, अभी इनको रैंडमली खबर जाएगी ना 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, कि पता लग जाएगा कि बच्चा पढ़ता ही नहीं था, स्टार्टिंग से ही खबर थी उनकी। तो इसलिए, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको पूरे इंटरफेस की पहचान बताऊंगा,
नाम बताऊंगा, आप इनके नाम को चाहो तो कहीं पेपर पेन पे लिख लो, नोट कर लेना, लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको उत्तर देना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखो, लिखा लो, इतने नोटपैड को निकाल रहा है तो लिखने के लिए। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग है, मैं सारी ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगा। आपके पास जब भी टाइम होता है ना, तो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एकांत में सारी रिकॉर्डिंग देखो, लाइव प्रैक्टिस करो, और अपने नोट पैड को खोल के अपने पेपर पेन से एकांत में बैठ के नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। अभी तो रिसेंटली जब क्लास लेते हैं ना, तो शॉर्ट एंड लिपि में नोट्स बनते हैं, छोटा मोटा आइडिया लिख लिया, बाकी अपना घर पे जाके ऐसे आराम से नोट्स बनाते हैं, तब अच्छे से पढ़ाई होती है। चलिए देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी अपर लाइन से। दिस इज कॉल्ड एन अपर लाइन। ठीक है, ये जो ऊपर टॉप में आपको लाइन दिख रही है ना, इसको टाइटल बार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार। इसको टाइटल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। टाइटल किसको कहते हैं? एक्चुअली आपके डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, उसको टाइटल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल दिख रहा होगा। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? बुक 1। तो ये आपके डॉक्यूमेंट का नाम है, ठीक है। हमने तो नाम दिया नहीं है, तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट जब भी कोई एक्सेल की फाइल आप खोलते हो ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट जो पहला नाम वो देता है अपनी तरफ से, वो होता है बुक 1। अब मैं दूसरी कोई फाइल खोलूंगा तो बुक 2, इस तरीके से नाम मिलता है। बाकी बाद में आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, सेव करके चेंज कर सकते हो। फिलहाल अभी इसका नाम क्या है? बुक 1। ये होता है टाइटल, और ये पूरी लाइन होती है टाइटल बार। अब इसके राइट साइड पे अगर मैं बात करूं, यहाँ इस साइड पे, तो इस साइड पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको 3 बटन दिखाई देते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये तीनों बटन को टेक्निकली इनका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, यहाँ से हम अपनी बुक को कंट्रोल करते हैं। ये जो वर्कबुक है, इसको कंट्रोल यहाँ से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? देखिए, अगर देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये वर्कबुक मेरी मिनिमाइज हो जाती है, टास्क बार में आ जाती है। देखिए नीचे आ गई टास्क बार में यहाँ पे। अभी मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो रिस्टोर हो गई, ठीक है। ये जो बटन होता है, ये बड़ा छोटा करता है। मेरे डॉक्यूमेंट को देखो छोटा कर दिया इसने, और यहाँ पे क्लिक करके ये मैक्सिमाइज हो जाता है। जितनी इसकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार अपने स्क्रीन में फुल हो जाता है, जितनी भी इसकी क्षमता होती है। तो ये फुल करने के लिए बटन होता है, और बाकी ये मिनिमाइज करने के लिए होता है। मिनिमाइज में इतना खुलेगा ये जरूरी नहीं है, जितना आप सेट करते हैं ना उतना खुलता है। मैंने इसको इतना सेट कर रखा है अभी मिनिमाइज में। मैक्सिमाइज में जितनी क्षमता है, और मिनिमाइज में जितना मैंने सेट किया था, देखो लास्ट टाइम मैंने इतना सेट किया तो इतने पे खुला। तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज के लिए होता है। लास्ट का जो बटन है, ये क्लोज करने के लिए होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एक्सेल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? मिनिमाइज मैक्सिमाइज। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें, तो ये टूल बटन होते हैं, टूल बटन, ठीक है ना। इसमें सारे के सारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक्सेल में कुछ काम किया, ठीक है, कुछ भी आपने काम किया। अब आपने जो काम किया अभी लास्ट टाइम पे, वो आपको कैंसिल करना है। क्योंकि कई बार जब आप काम करते हैं तो गलत एंट्री भी हो सकती है, एक्सेल में आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज आता है कि मैंने यार अभी थोड़ी देर पहले कुछ गलत लिख दिया, क्या करें। तो ये अंडू होता है। अंडू से आप अपने लास्ट के काम को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए जो जो मैंने लास्ट में किया था वो कैंसिल होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। एक दूसरा बगल में एक बटन होता है रीडू। आपको लगता है कि नहीं वो काम सही था, तो उसको वापस से कैंसिल की जगह सेंसिल कर सकते हैं। देखिए वापस आने लग गया, ठीक है। कैंसिल करना है तो अंडू, और सेंसिल करना है तो रीडू। अंडू रीडू दोनों बटन आपको टूल बार में मिल जाते हैं, ठीक है। आपने जैसे इस पे काम किया और आपको एक नया डॉक्यूमेंट निकालना है, काम करना है, एक नया नया वर्कबुक चाहिए आपको, तो यहाँ पे न्यू वर्कबुक का बटन होता है। इस पे क्लिक करोगे, एक नई फाइल आपको दे देगा, आगे एक नई फाइल, ठीक है। इसको क्लोज करना है तो यहाँ पर क्लोज का बटन नहीं दिया हुआ है। आप क्या करें, फाइल मेन्यू पे चले जाएं। अब क्लोज करने का बटन तो यहाँ पे नहीं है, तो क्लोज करने का बटन आपको कहाँ मिलेगा? फाइल में मिलेगा। ये जो बेसिक ऑपरेशन है ना, फाइल न्यू खोलना, ओपन करना, ये सारे बेसिक ऑपरेशन फाइल मेन्यू में मिल जाते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो ना फाइल मेन्यू पे, तो एक बैक स्टेज व्यू खुलता है। देखो इस पर क्लिक करने के बाद में बहुत बड़ा व्यू दिखेगा आपको, ये देखिए खुला ना। तो देखो इसको क्या बोलते हैं जो खुलता है, इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। फाइल पे क्लिक करके जो ओपन होता है, इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। फाइल मेन्यू इसमें दिख रहा है आपको, पूरा बैक स्टेज व्यू है। तो इसके अंदर आप देखो न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से बना सकते हो, किसी पुरानी फाइल को खोलना है तो यहाँ से आप खोल भी सकते हो, गॉट इट। फाइल को सेव करना है तो यहाँ से फाइल सेव हो जाती है।
और यहाँ से सेव एज होती है। सेव और सेव एज में फर्क समझते हैं पहले कि सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है। मान लीजिए फर्स्ट टाइम मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ और मैं इस फाइल को सबसे पहले तो मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये दूसरी वाली फाइल है। ये यहाँ से क्लोज करना है हमें, फाइल आपकी क्लोज हो गई। ये मेरी पहली वाली फाइल थी जिसमें मैं काम कर रहा था। इस फाइल को हम सेव करते हैं, तो फाइल पे जाना और यहाँ पे सेव कर सकते हो। यही सेव का बटन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। यहाँ पे जाएंगे ना, ये सेव का बटन, और सेव का बटन आपको यहाँ पर कहाँ मिलता है, ये रहा, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी हो जाता है। तो ये सारे बटन हम ऑप्शनली बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि फाइल पे जाके यहाँ से सेव करने में हमारे 2 बार क्लिक होते हैं और यहाँ से हमें एक ही क्लिक पे काम मिल जाता है। तो जो भी आपको लगता है कि डेली रूटीन के वर्क हैं तो इनको फाइल में ना रख के ऊपर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इन्हें रख सकते हो। ये रखने का ऑप्शन आपको यहाँ छोटी सी ड्रॉप डाउन पे दिखता है। इस पे जब जाते हैं तो ये सारे ऑप्शन ऑन ऑफ करने के हैं आपके पास जवाब। अगर मैं यहाँ से सेव को हटा दूंगा तो सेव यहाँ पे नहीं रहेगा। तो जो भी ऑप्शन आपको बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे रखने हैं आप इनको ऑन कर सकते हैं, तो वो आपको यहीं पे दिखने लगता है। ठीक है, अच्छा ये सारे ऑप्शन आपको फाइल में भी दिख जाते हैं, वही सेम होते हैं। गॉट इट। अभी हम फाइल को सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करना है। सेव पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो आप फाइल का कोई मर्जी नाम डालो, इट इज़ योर कॉल। ये लोकेशन पूछेगा कि लोकेशन क्या रहेगी आपकी फाइल को सेव करने की, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। डेस्कटॉप पे लेने के बाद अब मैं फाइल को यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो ये मेरी इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर देता है। ये हमने सेव किया एंड नाउ आवर फाइल हैज बीन सेव्ड। अब ये फाइल मैं आपको इसको क्लोज करके डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। ये फाइल मैंने क्लोज कर दिया है यहाँ पर। अभी देखिए मैंने बुक 1 की फाइल को सेव किया था और ये आपके डेस्कटॉप पे। अभी हम इसको ओपन करते हैं तो ये फाइल ओपन हो जाएगी और इसमें जो भी डाटा था डायरेक्ट खुलेगा आपके पास। ओके, हम इसी चीज को नई फाइल खोल के भी ओपन कर सकते थे। अगर मेरे पास पहले से कोई नया फाइल होता, कि पहले से हमारे पास एक नया फाइल है, दिस वन, मुझे ये फाइल खोलना है इसमें, ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ दो आप, खुल गया। ठीक है, पकड़ के छोड़ा बस फाइल खुल गया। अच्छा एक तरीका और देखिए, मुझे ये वाला फाइल खोलना है तो आप ओपन बटन दबा के भी खोल सकते हैं। ये ओपन बटन दबाया आपने, आपने फाइल को सिलेक्ट करना है। फाइल कहाँ पर थी आपकी, डेस्कटॉप पे थी, तो आपको जाना है दिस पीसी में, और दिस पीसी में यहाँ से आप सर्च कर लेना डेस्कटॉप, दिस इज योर डेस्कटॉप, और ये रही वो फाइल आपकी बुक 1। इसको करना है ओपन और इट विल बी ओपन। समझ में आ गया। अच्छा अब इसमें एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए इस फाइल के अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, ये मैंने इस फाइल में चेंजेस कर दिए, नॉर्मल है। चेंजेस करने के बाद अगर मैं अब इस फाइल को सेव कर दूंगा तो ये मेरे से अब नाम नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी हम इसको नाम दे चुके थे, बुक 1, है ना। अगर मैंने सेव कर दिया तो ये अभी दोबारा नाम नहीं पूछेगा। मेरे डेटा को जो भी मैंने एडिटिंग करी थी वो बुक 1 में ही सेव कर देता है। लेकिन मुझे दूसरे नाम से इसको सेव करना है, मैं चाहता हूँ ये मेरे से दोबारा से नाम पूछे। तो हम जाएंगे फाइल में, दोबारा से नाम पूछे तो सेव एज करना है। सेव एज करते ही अब ये हमसे दोबारा नाम पूछता है, ये देखो पूछ रहा है नाम। अब मैं चाहूँ तो इसी नाम से भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो दूसरे नाम से कर सकता हूँ। तो चलिए दूसरा नाम डाल देते हैं बुक 2। अब हम इसको करते हैं सेव। तो यहाँ पर आप देखेंगे बुक 2 नाम की एक फाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगी। देखिए आ गई यहाँ पे, इसके अंदर हमारा दूसरा डाटा है। तो ये थे कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो मैंने आप लोगों को बताए। न्यू करना, ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, टूल मेन्यू के बारे में बताया, अंडू बताया, रिडू बताया, टाइटल बार बताया, टाइटल मेन्यू बताया, कंट्रोल यूनिट बताया, मिनिमाइज बताया, मैक्सिमाइज बताया, क्लोज बटन बताया। ये सब पढ़ चुके हम, ठीक है, याद होगा ना सबको। अभी थोड़ा सा अगर इसके नीचे की तरफ चलें, इसके थोड़ा नीचे की तरफ चलें, तो यहाँ पर आपको एक और पट्टी दिखती है, दिस वन, ठीक है ना। इसमें फाइल मेन्यू की तो हम बात कर चुके हैं। इनको कहा जाता है टैब्स, इनको कहते हैं टैब्स। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये टैब्स कहलाते हैं, TABS, टैब्स। ये सारे टैब्स हैं, ठीक है। कई लोग इनको प्रॉपरली पूरा नाम भी बोल सकते हैं, टैब बटन। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट टैब बटन, डेटा टैब बटन, व्यू टैब बटन। सो दीज आर नोन एज अ टैब बटन। जब आप किसी टैब बटन पर क्लिक करते हो तो नीचे एक बहुत बड़ा पैनल आपको खुलता हुआ दिखता है, दिस इज अ पैनल, दिख रहा है ना। इसका पूरा नाम होता है रिबन पैनल, इसका पूरा नाम होता है रिबन पैनल। किसी भी टैब बटन पे क्लिक करोगे तो क्या खुलेगा, एक रिबन पैनल खुलेगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा,
हर एक रिबन पैनल में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। देखो जैसे होम पैनल है आपका, ठीक है, होम टैब बटन है, एक रिबन पैनल खुला, इसमें छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का है, अलाइनमेंट का, ये क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। हर ग्रुप में काम करने के लिए कमांड होती है, ये छोटी छोटी जो दिख रही है आपको, ये कमांड है। हर कमांड का नाम होता है, भले नाम नहीं लिख रहा है लेकिन नाम है। देखिए मैं बताता हूँ, इसका नाम क्या है, अलाइन लेफ्ट, इसका नाम क्या है, अलाइन सेंटर। तो हर कमांड का नाम है, आइकन के रूप में यहाँ दिखा रखा है, लेकिन माउस ले जाओगे तो नाम दिखता है आपको। तो हर कमांड का नाम होता है। ग्रुप के अंदर कमांड्स होती हैं, और ग्रुप किस में होते हैं, पैनल के अंदर होते हैं। पैनल कहाँ से खुलता है, टैब बटन से खुलता है। तो पूरी हायरार्की है, याद रखिएगा। पहले टैब बटन क्लिक होता है, नीचे एक पैनल दिखाई देता है, पैनल में ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप के अंदर कमांड्स होती हैं। अब हम अगर और थोड़ा नीचे जाएं तो यहाँ पर हमें दिखेगा एक्सेल का एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। एक्सेल जो आपको दिख रहा है, इसका एक स्ट्रक्चर है देखने का, एक तरीका है इसको देखने का। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं टेबल से मिलता जुलता है। जैसे टेबल में रो और कॉलम होती है ना, ऐसे एक्सेल में भी आपको ये रो कॉलम दिख रही होंगी, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आपको रो कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। तो एक्सेल का स्ट्रक्चर काफी हद तक टेबल जैसा होता है। इसमें जो कॉलम्स होती हैं वो अल्फाबेट्स में होती हैं। देखो ABCD जो आपको दिख रहे हैं, इनको कॉलम्स कहते हैं। अंत तक जो दिखते हैं ये क्या होती हैं, कॉलम्स होती हैं। इनकी संख्या तकरीबन 16,000 के अप्रोक्स होती है, 16,400 कुछ नंबर होती है, 16,424 समथिंग लाइक। तो इनकी टोटल कॉलम की संख्या आप अप्रोक्स 16,000 बोल सकते हैं। कि अप्रोक्स कितना होता है, 16,000 होता है। वो अलग अलग वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है आपके एक्सेल का वर्जन क्या है। तो आप बोल सकते हैं कमांड अप्रोक्स 16,000 इनकी कॉलम्स की संख्या होती है। अच्छा, ये जो नंबर्स में आपको दिखते हैं इनको रो बोलते हैं। ये क्या होती हैं, रोज होती हैं। इनकी संख्या तकरीबन 10,48,576 ऐसे कुछ नंबर होता है। तो आप मोटा मोटा बोल सकते हैं मोर देन 10 lakhs होती है, अप्रोक्स 10 lakhs होती है, ठीक है। तो रो की संख्या होती है 10 लाख के आसपास। ये मैं एक शीट की बात कर रहा हूँ। एक्सेल के अंदर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम शीट बना सकते हैं। जब भी आपको लगे अगला शीट चाहिए, आपको ये बटन प्रेस करना है, ये वाला, ये आपको एक दूसरी शीट बना के दे देगा, देखिएगा। तो आपके पास फिर से 10 लाख रो आ गई, भर गया डाटा, और चाहिए आपके पास फिर 10 लाख रो आ गई। तो कितना भी डाटा डाल सकते हो इसके अंदर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इतना समझ में आ गया रो कॉलम्स के बारे में। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पे ये जो रो और कॉलम है आपस में किसी जगह पर जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, देखिए ये जो फोर्थ रो है और ये जो सी वाला कॉलम है, ये इस जगह पर इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जैसे दो रोड आपस में मिलते हैं तो आप उसको हिंदी में चौराहा बोलते हैं, चौक बोलते हो ना आप। इंटरसेक्ट करते हैं वो रोड, दो रोड जब मिलते हैं तो आपस में एक इंटरसेक्शन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर रो कॉलम जब आपस में मिलती है तो एक इंटरसेक्शन क्रिएट होता है। इस डार्क एरिया को, जहां पर ये डार्क एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको सेल के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज सेल। इसको हम सेल बोलते हैं। हो गया। अच्छा, अब देखिए ये सेल हो गया, ये भी सेल है। तो जैसे मैंने कहा कि कॉलम का नाम होता है, ये हो गया डी कॉलम, रो का भी नाम होता है, ये हो गया फोर्थ रो। तो सेल का भी नाम होता है, इसका नाम है D3। D3 सेल को पढ़ना सीखिए, कैसे पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे इसको E2, ठीक है। तो सेल को पढ़ना सीखिए, क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है, इसका नाम E6। अच्छा, किसी सेल में अगर मुझे जाना है, जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि काम करने के लिए आपको एक सेल में जाना है, सेल का नंबर है P511, सेल का नाम क्या है, P511। तो हम चलते हैं P511 पे। तो ऐसे जाना बेवकूफ़ी है, ऐसे मत जाना, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, कब तक जाओगे, ठीक है। आसान तरीका क्या है, इसको सेल नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल नेम। तो यहाँ पे जाके अगर मैं नाम लिख दूँ 511, ऐसे P511, ये मुझे ले जाएगा वहाँ, डायरेक्ट ले जाता है, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्ट कहीं पर भी जा सकता हूँ, मैं A1 लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट A1 पे पहुंच गया। तो किसी भी सेल का नाम यहाँ लिख के आप वहां जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेल नेम, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। अच्छा, जब हम एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए ये मैंने एक से ज्यादा सेल अभी फिलहाल सेलेक्ट करे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको तो सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं जब एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करते हैं, ट्राई करो, कोशिश करो, कभी तो एक्सेल पढ़ा ही है थोड़ा बहुत। नहीं, टेबल नहीं होता, रेंज, क्या कहते हैं इसे हम, रेंज बोलते हैं। अगर एक सेल सेलेक्ट किया है तो क्या बोलेंगे, सेल, और ये सेलेक्ट किया है तो क्या बोलेंगे, रेंज। इसको ऐसे नहीं कहते कि कलेक्शन ऑफ सेल, गलत होता है। एक्सेल की भाषा में ये रेंज कहलाती है।
आप जब कभी किसी ऑफिस में काम करोगे तो आपको डाटा किस में मिलेगा, रेंज में मिलेगा। सेल में कौन ही डाटा देगा आपको, डाटा किस में देंगे, रेंज में देंगे। काफी सारा डाटा होगा ना वो अलग अलग सेल के अंदर, तो डाटा किस में मिलेगा आपको, रेंज में मिलता है। तो डाटा रेंज में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसको भी पढ़ने का तरीका होता है। इस रेंज को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, देखो इसको सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो क्या बनाइए, D3, ठीक है। रेंज का साइन होता है बीच में कॉलन, कॉलन का साइन लगाते हैं बीच में, ठीक है। फिर आखिरी वाला सेल पढ़ते हैं, आखिरी वाले सेल का क्या नाम है, Z11। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है रेंज को, ओके। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रॉपरली कैसे बोलेंगे, D3 to G11। तो टेक्निकली जब साउंड लेते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन में तो 2 कहते हैं, D3 to G11, D3 to G11, करेक्ट हो गया। अब मैं आपके सामने एक रेंज सिलेक्ट करूंगा, आपको पढ़ के बताना है। इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, A1 खाली, ये सेल हो गया ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, A1। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखो, इसको हम कभी सेल बोल सकते हैं, नहीं। क्या बोलेंगे इसको हम, अच्छा इसको सेल बोल सकते हैं, क्या इसको रेंज बोल सकते हैं, हाँ हाँ, इसको रेंज बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे रेंज की भाषा में इसको पढ़ के बताओ, तो इसका उत्तर बोलेंगे G3 to G3, जहां से शुरू हो वहीं खत्म होगा, G3 to G3। अब इसको देखो प्रूफ करेंगे हम। अब ये जैसे रेंज हमने पढ़ना सीखा, यानी कि हम आ जाएगा, अब देखिए मैं यहाँ पर रेंज पे भी जा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा C1 से लेकर F5, तो सिलेक्ट कर लेगा उसको, देखो कर लेगा ना। अच्छा अभी देखना, मैंने यहाँ लिखा G3 से लेकर G3, देखो सेल रेंज हो सकता है लेकिन एक रेंज कभी सेल नहीं हो सकती, ठीक है। तो कई लोग रेंज में ही याद रखते हैं सब चीज, एक्सेल में कोई भी डाटा होता है किसी में मिलता है, रेंज मिलता है, क्योंकि ये भी रेंज कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रेंज कहलाती है, ये भी रेंज कहलाती है। तो मोस्टली क्या करते हैं, रेंज में आप याद रखो सब चीज को। तो सेल में क्यों एक फालतू की चीज रखना, लेकिन आप टेक्निकली बस याद रखो हमारी सेल नाम की कोई चीज होती है, तो मोस्टली रेंज आप याद रखिए। यहाँ तो कोई सवाल किसी का, ओके। अब मैं आप लोगों से सवाल करूंगा रैंडमली, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अपने नोटबुक बंद कर दो, बंद कर दो इन्हें। अब आपने पढ़ा, मैंने बुलवाया, लिखा, याद हो क्या होगा, छोटा मोटा सामान तो है ना, ठीक है। तो मुझे अभी नाम नहीं पता है आप लोगों के, मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक लिस्ट है, उस लिस्ट की हेल्प लूंगा मैं बस।